ज्यादातर वाल्मीकि समाज को दरकिनार किया। इनको तो इन्होंने ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य समाज से भी ज्यादा इसके साथ अत्याचार करे। इनको साथ ही लेके नहीं बैठी बहन जी। अगर बहन जी साथ लेके बैठी होती तो इतनी दुर्दशा नहीं होती। ये कहते थे कि बहुजन सुखाए, बहुजन सुखाए और बहुजन हिताए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। अब बहुजन का सुखाय तो हो गया, लेकिन बाकी बहुजन का हिताय नहीं हुआ। वो बाकी जो डीएससी समाज था उसका तो सर्वनाश उन्होंने किया और उसी के विरोध में आ गई। कोई ऐसे ही नहीं बेवफा होता। हो सकता है कि वो इंतजार कर रहे हो कि पहले आप। उनका एक विधायक नहीं जीत पाया, ना उत्तर प्रदेश में एक सांसद नहीं जीत पाया, ना उनका कोई राज्यसभा में, ना उनका कोई अब हरियाणा में जीत पाया। तो वो तो चिल्लाएंगे ही भाई। जिसका शासन खत्म हो रहा हो, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 3 बार जिसने सरकार बनाई हो, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि वाल्मीकि केवल भाजपा का है। पहले वाल्मीकि भाजपा से पहले कांग्रेस का था। उसके बाद आपके मान्यवर काशीराम जी ने अपनी तरफ खींचा, बहन जी ने अपनी तरफ खींचा, लेकिन आप दोनों ने धोखा दिया। अब जो हमारे समाज की हित की बात करेगा, वाल्मीकि समाज उनके हित की, उनकी पार्टी की बात करेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। एक बार फिर से आपका स्वागत है। वर्गीकरण को लेकर लगातार मैं आपको खबरें दिखाता रहता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश की भूमि कासगंज में हूं और बड़ा प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर वर्गीकरण को लेकर। ब्रह्म प्रकाश जी मेरे साथ हैं। लगातार आपने उनको देखा होगा अपनी भाषणों में, वो वर्गीकरण को लेकर तमाम बातें उन्होंने जिस तरीके से जागरूक किया है पूरे वाल्मीकि समाज को या डीएससी समाज को कहें, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, रिव्यू पिटीशन दाखिल होती है और रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी जाती है। हरियाणा में वर्गीकरण लागू हो गया है, तो उत्तर प्रदेश की क्या रणनीति रहेगी सर? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिए प्लान बनाया है और इसकी शुरुआत हमने अलीगढ़ से की थी। अलीगढ़ में कार्यक्रम किया। अब ये दूसरा कार्यक्रम कासगंज में कर रहे हैं। मैंने आगरा में भी किया, एटा में भी, उसमें मेरठ में भी किया, गाजियाबाद में भी किया। ये हमारा चौथा 5वां कार्यक्रम है और कल हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के पहासू कस्बे में करने जा रहे हैं। हमारी पहल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में लागू किया है, इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से जो खाका दिया गया है अखबार के माध्यम से कि 10% या 7% के हिसाब से जो 21% आरक्षण है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको बाइफर्केशन करके दलित और अति दलित और अति वंचित दलित के नाम से 7% के हिसाब से इसको बाइफर्केट करके सरकार ने अपना प्रोपोगेट कर दिया है, लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हमारी मांग ये रहेगी कि ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो ताकि इसमें जो वंचित समाज के और अति वंचित समाज के लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सके। जी, क्या कारण रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी तक लागू नहीं हुआ सर? देखिए, कई सारे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, कोई मजबूरी भी रही होगी, कोई ऐसे ही नहीं बेवफा होता। हो सकता है कि वो इंतजार कर रहे हो कि पहले आप। तो वही बात रही कि उत्तर प्रदेश में भी ये इंतजार करते रहे कि पहले कोई स्टेट लागू करे ताकि हमारे इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले कोई विवाद ना खड़ा हो। इसलिए अब हमारी गुजारिश है और विनती है बाबा योगी जी से और प्रधानमंत्री जी से कि अब वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। यही 70% डिप्राइव क्लास, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट, डीएससी समाज, अति वंचित समाज, वाल्मीकि, धोबी, खटीक, धानुक, 59 जातियां बताई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में 59 जातियां और हरियाणा में 36 जातियां थी। 36 जातियों ने पूरा 70% वोट भाजपा को दिया, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने आंदोलन के पहले ही उन्होंने 15 अगस्त के दिन ये डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और पूरे 10 दिन पहले, चुनाव के इलेक्शन होने से 10 दिन पहले, मैंने कई सारे चैनलों पर ये अपना इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा था कि मीडिया जो दिखा रहा है कि कांग्रेस स्वीप कर रही है, वो बकवास था। क्योंकि बकवास इसलिए था कि अभी तक डीएससी समाज को, दलित डिप्राइव जो शेड्यूल कास्ट है, उसको अभी तक मीडिया शेड्यूल कास्ट ही नहीं समझ रहा था, उसकी संख्या ही नहीं समझ रहा था। क्योंकि एक ही वर्ग, केवल 30% वर्ग है जो इसको केवल शेड्यूल कास्ट समझता है, बाकियों की संख्या को नहीं काउंट करता। लेकिन अब की बारी ये बहुत बड़ा खेला हो गया है कि 70% समाज ने हरियाणा के अंदर जो बहुजन नेता थे उनको 100, 200, 300 पर ला करके पटकनी दे दी है। और कांग्रेस जो स्वीप कर रही थी उसने इसका विरोध करके वो चारों खाने चित हो गई है। नहीं तो कांग्रेस की सरकार बन रही थी। लेकिन हमने ये जब देखा कि जिंद में जो रैली हुई, हम लोगों ने जो रैली की, उस रैली का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि एक तरफा वोट जिसने ये इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना डिक्लेरेशन किया था, हमारे समाज के डीएससी समाज ने, तमाम लोगों ने मिलकर के एक साथ एक तरफा वोटिंग किया
और वही काम हम उत्तर प्रदेश की सरकार को कह रहे हैं कि आप भी लागू करिएगा, घबराइए मत 30% लोगों। लेकिन सर अभी उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री रही हैं बहन कुमारी मायावती जी, वो ट्विटर के माध्यम से लगातार हमले कर रही हैं वर्गीकरण पे। उन्होंने अभी कहा कि नायब सैनी का जो ये फैसला है ये कहीं ना कहीं समाज को बांट देगा। समाज कैसे बट रहा है? वो तो जब मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने समाज को बांटा था। उन्होंने केवल अपने ही घर भरे थे। आज वो क्यों उनकी दबी जबान रहती है? क्यों ऐसी दबी जबान रहती है? क्यों नहीं बोलती हैं? अब वो जब उनका एक विधायक नहीं जीत पाया, ना उत्तर प्रदेश में एक सांसद नहीं जीत पाया, ना उनका कोई राज्यसभा में, ना उनका कोई अब हरियाणा में जीत पाया, तो वो तो चिल्लाएंगे ही भाई। जिसका शासन खत्म हो रहा हो, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 3 बार जिसने सरकार बनाई हो, जो ये कहते थे कि बहुजन सुखाए, बहुजन सुखाए और बहुजन हिताय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। अब बहुजन का सुखाए तो हो गया, लेकिन बाकी बहुजन का हिताय नहीं हुआ। वो बाकी जो डीएससी समाज था उसका तो सर्वनाश उन्होंने किया और उसी के विरोध में आ गई। ये पहले वाल्मीकि, धोबी, धानुक, खटीक, महावर, ये जाति के, कोली जाति के लोग, पासी जाति के लोग मायावती को, बहन जी को अपना नेता समझते थे। लेकिन इन्होंने एक तरफा जब मुख्यमंत्री रही तो इन्होंने इस तरीके का व्यवहार अपने चलन में रखा कि इन्होंने इन जातियों को बिल्कुल दरकिनार किया और अधिकतर ज्यादातर वाल्मीकि समाज को दरकिनार किया। इनको तो इन्होंने ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य समाज से भी ज्यादा इसके साथ अत्याचार करे। इनको साथ ही लेके नहीं बैठी बहन जी। अगर बहन जी साथ लेके बैठी होती तो इतनी दुर्दशा नहीं होती। ये बहुजन की नेता नहीं है, केवल मात्र अपनी एक इकलौती पार्टी की इकलौती बहन कुमारी, इकलौती कौम की नेता है बहन कुमारी मायावती जी। बहन जी, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है आप हमारी नेता को ये कहते हुए कि वो बहुजन की नेता बनी थी, बहुजन ने बड़ा उनका सहयोग किया था, लेकिन इसी बहुजन के विरोध में जब उतरी तो उनको जमीन और तले आसमान दिखा दिया, जमीन तले आसमान दिखा दिया। लेकिन क्या क्या वजह लग रही है आपको कि जो विरोधी हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है उत्तर प्रदेश में? अगर मैं जातियों का नाम भी ले लूं, जाटव और चमार कम्युनिटी है, उसकी जनसंख्या ज्यादा है। क्या योगी सरकार को ये डर सता रहा है कि जो 2027 में इलेक्शन होंगे तो वोट नहीं मिलेगा उन लोगों का? भाई 30% है ये केवल। अभी लोकसभा में देख लिया, हर एक लोकसभा में कम से कम 18 से 20 लाख वोट पड़ता है। 18 से 20 लाख वोटर की संख्या होती है और 20 लाख में से 10-12 लाख रुपए पर डिसीजन हो जाता है। 5-6 लाख जीतने वाले को मिलते हैं, 2-3 लाख विपक्ष को मिलते हैं, कहीं कहीं 1 लाख मिलता है, कहीं कहीं जमानत जब्त हो जाती है। 84-80 लोकसभा में से ज्यादातर लोकसभा में इनकी जमानत जब्त हुई है। क्यों जमानत जब्त हुई? कारण है इनका ये दूसरों पर ब्राह्मण पे, राजपूत पे जातिवाद का विरोध आरोप लगाती थी, लेकिन ये खुद जातिवादी हैं। अगर ये जातिवादी नहीं होती तो वाल्मीकि को गाली नहीं दे रही होती, ये इस आरक्षण का विरोध नहीं कर रही होती। इनको तो बाहें फैला करके, इनको अपने भाइयों को अपने गले लगा करके ये कहना चाहिए था कि मेरी सरकार है, मेरी सरकार में हर दलित को मैं न्याय दूंगी, उसको बराबर का हक दूंगी। देखो इनका कुनबा कितना बढ़ता, आज वो कुनबा इनसे अलग हो गया, इसीलिए चारों का जित हो गई। मेरा जी एक लास्ट सवाल है मेरा। लगातार आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि आप लोग जो बीजेपी के हैं, आप लोग आरएसएस के हैं और आप लोग वाल्मीकि हैं, वो ब्राह्मण हैं, तो चारों तरफ से हमले आपके ऊपर हो रहे हैं, कैसे डिफेंड करेंगे इसको? देखो क्या है, जब इन पर आरक्षण में वर्गीकरण की सफाई बात नहीं चल पाई, इनकी याचिकाएं, पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गई, तो अब इन्होंने एक आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भगवान महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे। तो भाई हम एक आपसे जानना चाह रहे हैं कि तथागत बुद्ध कौन थे? वो तो राजपूत थे, वो भी तो गेरुआ रंग का कपड़ा पहनते थे, वो भी तो भगवा रंग का कपड़ा पहनते थे, गेरुआ या भगवा, वो भी तो कलरफुल कपड़ा था। और अगर हमारे महर्षि भगवान वाल्मीकि पहनते थे तो वो आरएसएस के हो गए। हम अगर माने तो वो हिंदुत्व है, और आप अगर माने तो वो हिंदुत्व नहीं है। आप जब भाजपा के साथ सरकार बना रहे थे तो सतीश मिश्रा जी कौन है? जिनके साथ रह रही हैं, जिनके साथ पार्टी को चला रही हैं, वो कौन है? वो किस जाति के हैं? ये लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, आरएसएस के हैं। तो ब्राह्मण है तो सतीश मिश्रा जी कौन है? आजकल सब सर्वव्याधित है पूरी तरह से। और रामवीर उपाध्याय जी कौन थे? वो भी तो ब्राह्मण थे। लालजी टंडन कौन थे? कलराज मिश्र कौन थे, जिनको इन्होंने बहन जी ने राखी बांधी थी? अरे तब आपकी जो नीति थी, तब आप सत्ता के लिए तो ब्राह्मण को भाई भी बना रही थी, पिता भी बना रही थी। सुरक्षा के लिए रामविलास वाल्मीकि ने अपने कंधे पर रख कर को उठा करके गेस्ट हाउस कांड में आपकी जान बचाई थी।
आपने तो उस समय पर वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के रामविलास वाल्मीकि को मंत्री बनाया, लेकिन आपने उससे इस्तीफा लेकर के उनको दरकिनार कर दिया, अलग कर दिया। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि वाल्मीकि केवल भाजपा का है, पहले वाल्मीकि भाजपा से पहले कांग्रेस का था, उसके बाद आपके मान्यवर काशीराम जी ने अपनी तरफ खींचा, बहन जी ने अपनी तरफ खींचा, लेकिन आप दोनों ने धोखा दिया। अब जो हमारे समाज की हित की बात करेगा, वाल्मीकि समाज उनके हित की, उनकी पार्टी की बात करेगा। तमाम डीएससी समाज को क्या कहना चाहेंगे? मेरा डीएससी समाज से एक ही अनुरोध है, घबराइए मत, आपका बहुत कुछ भला होने वाला है। और अब ये समाज संघर्ष के रास्ते पर उतर चला है, आपको न्याय मिलेगा, नौकरी मिलेंगी, गैस एजेंसियां मिलेंगी, पेट्रोल पंप मिलेंगे, आपके बेटे सिपाही बनेंगे, दरोगा बनेंगे, थानेदार बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, इंजीनियर बनेंगे, एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और आपके बच्चे आईआईएम में एडमिशन के माध्यम से मैनेजर बनेंगे, और विदेश जाने के लिए फंड भी आपको अलर्ट होगा। हमारी मांग है कि विधानसभा में भी हमारी हिस्सेदारी तय की जाए, लोकसभा में भी हमारी हिस्सेदारी तय की जाए। डीएससी समाज को घबराने की जरूरत नहीं है। दलित की जो डीएससी समाज बना है, जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, वो अब उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक हो गया है, अब इनकी नीतियों को पहचान चुका है।